हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम 21 जनवरी 2022 का जो सीटेट है उसको सॉल्व कराएंगे। और आज का जो पेपर है वो पर्यावरण अध्ययन का पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार है, और ये पेपर जो कराया जाएगा वो 1 to 5 होगा। कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के लिए ये पेपर है। तो पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि देश के किस एक भाग में जो अधिकांश लोग हैं वो आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं, इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो कहाँ के लोग हैं ये? आपके यहाँ स्टेट दिए गए हैं, राज्य केरल है, गोवा है, असम या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल के लोग टैपियोका और नारियल उगाते हैं। कहाँ पर होते हैं नारियल? तो इधर साउथ साइड में होते हैं, गोवा केरल। तो आपको गोवा न लगा के क्या लगाना है? केरल लगाना है। ये बात ध्यान रखें, गोवा पे टिक मत कर देना, केरल को याद रखना है। टैपियोका और नारियल केरल में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है? प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसमें बहुत सारे नर पक्षी होते हैं, वो एक घोंसला बनाते हैं और उसमें फिर एक मादा पक्षी होती है, वो आके सारे नरों ने जो घोंसला बनाए थे उनमें से एक सिलेक्ट करती है और फिर उसमें अपने अंडों को देती है। ये सब प्रक्रिया होती है जब मतलब जैसे स्वयंवर होता है तो उस तरीके की होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है बीवर। क्या है? बीवर। बीवर पक्षी एक ऐसी मादा पक्षी है जो बहुत सारे नरों द्वारा बनाए गए घोंसलों में से किसी एक को सिलेक्ट करके उसमें अपने अंडों को देती है। अगला प्रश्न है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निकटतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है। आपका घर एक्स पर स्थित है, मान के चलिए ये आपका घर है एक्स पर, आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। ये है आपके पिताजी की दुकान, ठीक है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण यहाँ पर नहर है, तो आप सीधा नहीं जा सकते हो, होने के कारण सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। आप नीचे साइड में जाओगे 200, क्योंकि आपका घर यहाँ है तो आप यहाँ से नीचे चलोगे 200 मीटर यहाँ चलोगे। फिर क्या कह रहा है प्रश्न? फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर चलते हो। तो मान के चलो इधर आप 150 मीटर चल रहे हो, पुल पार करते हैं, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर। अब यहाँ से 150 चले और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना 200 मीटर फिर चलने लगे, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। मान के चलिए यहाँ पर बाई है, मैंने थोड़ा छोटी जगह में ही बता दिया है जगह न होने के कारण। तो यहाँ पर ये जो बाई है यहाँ पर ये पहुंच जाता है, 200 इधर चला, 150 पूरब में चला, फिर 200 उत्तर में चला। अब ये क्या पूछ रहा है? बाई के पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं, बाई के सापेक्ष आपके घर की निकटतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या है? तो दिशा कौन सी दिशा में पहुंचा है ये पश्चिम दिशा में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ये पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 150 मीटर ठीक पश्चिम में। दुकान उसने पूछी है तो 150 मीटर ठीक पश्चिम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे
पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रतिदिन क्या खाना है, पत्तेदार सब्जियां खानी है, आंवला खाना है और गुड़ खाना है। तो ये रोगी मतलब किस चीज़ से ग्रसित है? एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से या मियादी बुखार से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आंवला होता है और गुड़ होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आयरन पाया जाता है। इन तीनों चीज़ों में क्या पाया जाता है? आयरन। और आयरन किस बीमारी में ज़रूरत आता है? तो आयरन आता है जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी, मतलब एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग में क्या हो जाता है? हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की पूर्ति कहाँ से होगी? जब हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? प्रचुर मात्रा में आयरन मिलेगा। ठीक है, तो आयरन इन सारी चीज़ों में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में, आंवला में और गुड़ में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, ब्राज क्या कह रहा है? ब्राज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। मतलब ब्राज को ही हम कांसा कहते हैं, तो ये एक मिश्र धातु, ये किससे बना है? कांसा जो है ना, वो किससे बना है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, सीसा और टिन से, कॉपर को ही हम तांबा बोलते हैं तो कॉपर और टिन से, या फिर कॉपर और जिंक से, जिंक को हम जस्ता बोलते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर और टिन से, या फिर इन तीनों से बना है, एल्युमिनियम, कॉपर और टिन से। तो जो आपका कांसा बना होता है वो बना होता है कांसा और वो सॉरी तांबा और टिन से। किससे बना होता है? कॉपर को ही हम तांबा बोलते हैं जिससे पंखे वगैरह भरे होते हैं। तो ये ही तांबा और टिन से मिलकर हमें क्या मिलता है? कांसा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 66। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपने सुना होगा एक पश्मीना नामक क्या है? शॉल है, ये शाल है। तो इसके बारे में सही विचार कौन से हैं, यहाँ ये पूछा गया है। देख लीजिए ऑप्शन। एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो ये सही बात है। जो एक पश्मीना शॉल होती है उसमें 6 स्वेटर जितनी गर्मी दे सकते हैं वो अकेली एक पश्मीना शॉल गर्मी देती है। तो ये बात सत्य है। ऑप्शन बी है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से जो आपकी पश्मीना शॉल है वो किससे बनाई जाती है? बकरियों से बनाई जाती है। ठीक है, बकरियां, ये बकरियां कहाँ होती हैं? पहाड़ी पर होती हैं। और कितनी ऊंचाई पर होती हैं? तो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर ये पाई जाती हैं बकरियां, जिनकी मतलब वो निकलती है, इसमें से ऊन निकलती है, तो उसी से ये बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग उग जाती है। तो ये प्रश्न भी सही है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए मतलब बकरियों को सर्दी न लगे, तो उससे बचने के लिए बकरियों की जो ऑटोमेटिक बॉडी है ना, तो उस पर मतलब अपने आप नेचुरल तरीके से उस पर क्या आ जाते हैं? बाल आ जाते हैं, जिससे कि वो गर्म रहती हैं, क्योंकि वो पहाड़ियों पर रहती हैं। पहाड़ों पर बहुत ठंडा रहता है। और कितने मीटर ऊंचे रहते हैं? किलोमीटर में पूछा जाए तो 5, और मीटर में पूछा जाए तो 5000। वैसे मीटर में ही पूछा गया है आज तक, तो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर ये बकरियां पाई जाती हैं, जिनके शरीर पर जो बाल होते हैं, पूछा जाए किस लिए होते हैं बाल, तो बकरियों को गर्मी देने के लिए होते हैं। ये भी सही हो जाएगा। अब डी देखते हैं। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के बाद मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये वाला थॉट्स नहीं दिया गया है। तो इसके आपके 3 सही हो जाएंगे, ए बी सी। अब किस में मिल रहे हैं ए बी सी? तो ये मिल रहे हैं आपके ऑप्शन 4 में। तो ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। आपको जब डिटेल पता होगा किसी चीज़ के बारे में, तभी आप ऐसे क्वेश्चन वहाँ कूट वाले कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर है 67। किस वर्ष भुज मतलब गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? किस वर्ष भूकंप आया था गुजरात में जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये आया था 2001 में। कब आया था? 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी कम से कम। 68 है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष
हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? शिमला। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो किस दिशा में स्थित है? हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो इनकी स्थिति पूछी गई है, डायरेक्शन पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण में। कहाँ पर है ये? उत्तर और दक्षिण में है। अब मैप में निकाल के देख लीजिए, उत्तर और दक्षिण में ही निकलेंगी। अगला प्रश्न है 69। शिमला हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मतलब मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके बाद वह गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले। तो देखो क्या होंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण और इसके बाद पश्चिम की ओर। क्या होगी? पहले होगी दक्षिण और इसके बाद पश्चिम में, क्योंकि आपको पता है जो गुजरात है वो कहाँ पर स्थित है? वो पश्चिम स्थिति में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात आता है, तो ये तो सबको पता होगा कि ये पश्चिम में होगा। तो पहले होगी हिमाचल प्रदेश, कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश पहले कहाँ पर होगी? दक्षिण में, और उसके बाद में कहाँ होगी? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, दक्षिण और इसके बाद पश्चिम की ओर होगी। प्रश्न नंबर 70 है, हमारे देश के किस राज्य मतलब किन शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? हमारे देश के किस राज्य या किन शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट समुद्र तट में क्या है? अरब सागर से लगती है। आपका ऐसे यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ इससे पूछा गया है कि इससे लगती है। तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। आपको पता होना चाहिए कि मैप याद होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, पांडिचेरी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक कहाँ है और पश्चिम बंगाल कहाँ है। तभी आप ये प्रश्न इस तरीके के डायरेक्शन के जो प्रश्न होते हैं वो कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल है, पांडिचेरी है, आंध्र प्रदेश है, ये कहाँ पर आते हैं। कर्नाटक सभी को पता, आंध्र प्रदेश नहीं आता, इधर आता है। पांडिचेरी भी इधर आती है। कर्नाटक जो है वो इधर आता है। ठीक है, कहाँ आता है? इधर। तो ये अरब सागर से मिलेगा कर्नाटक। क्या मिलेगा? कर्नाटक जो है वो अरब सागर से मिलता है, मतलब इसकी सीमा अरब सागर से मिलती है, समुद्र तट से मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 71 है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? जो चिराओ नृत्य है वो कहाँ का है, ये पूछा गया है। तो चिराओ नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का चिराओ नृत्य है, याद होनी चाहिए आपको ये। 72 है, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पांडिचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। तो क्या दिशा होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। क्या होगी? उत्तर पूरब। वो कह रहा है एक सरल रेखा है ए बी। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। अगला प्रश्न है, उस महिला व्यायामी मतलब खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं? तो ये कौन सी है? ये है मल्लेश्वरी। कौन है? मल्लेश्वरी है, जिसने जो वजन के लिए फेमस है, वजन उठाने के लिए इन्होंने जो भार उठाया था 130 किलोग्राम। और इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 मतलब 22:40 चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो
पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। तो इसका प्रश्न, ये एवरेज का प्रश्न है, इसका हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? मतलब केरल में क्या मिलते हैं आपके मसाले, लेकिन कौन कौन से मसाले मिलते हैं? मसाले तो कई टाइप के होते हैं, काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता, या फिर तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, या फिर जीरा, काली मिर्च, इलायची, या फिर जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता। तो ये मिलते हैं आपके तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। क्या क्या मिलती हैं? तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची केरल से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? मैं जो सॉल्यूशन वाले जो प्रश्न है मैं उनको सॉल्व इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए उन प्रश्नों को नहीं करा रही हूँ। आप मतलब आप उसको एक बार सॉल्व कर लें, या फिर मैं अगली वीडियो जो दूंगी उसमें मैं इसको डिटेल में समझा दूंगी किस तरीके के ईवीएस के प्रश्न कैसे कराए जाते हैं, लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर। तो इसको देखते हैं, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? यहाँ पूछा गया है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को किस रूप में या किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप से, उसके समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से, या उसके थीम के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उसके थीम के रूप में। थीम कितनी दी गई है? 6। ठीक है, 6 थीमें हैं, तो किसके रूप में देखता है? थीम के रूप में, और इसीलिए थीम बनाई गई हैं। देखो ये वाला प्रश्न है, ये भी मतलब सॉल्यूशन वाला है, तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा फिर, और ऐसे ही डायरेक्ट आंसर बताने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो अगला देखते हैं। हाँ, ये तो मैं करा चुकी थी पहले ही। अगला है 78, एनसीएफ 2005 कक्षा 3rd से 5th तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन देख लीजिए एक बार, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता हो। या फिर किसके विषय में देखता है? या फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा एवं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। देखो इसमें कहीं ईवीएस तो आया नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं आया है ईवीएस, लेकिन इसमें पर्यावरण जब नहीं सिखाया जा रहा तो किस बात का सब्जेक्ट? तो इसलिए यहाँ ईवीएस जो है वो कक्षा 3 से 5 तक में ईवीएस में क्या क्या सब्जेक्ट रखे गए हैं? विज्ञान रखी गई है, सामाजिक विज्ञान रखी गई है, सोशल साइंस और पर्यावरण शिक्षा रखा गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें उसमें आती हैं। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो इस प्रश्न के कूट भी दिए गए हैं, तो इसमें देखो क्या क्या सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन 1 है कक्षा की बहुसांस्कृतिक आयाम, क्योंकि बच्चे अलग अलग मतलब आयाम से आए हुए हैं, अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं। कोई बच्चा कैसी भाषा बोलता है, कोई बच्चा कैसी भी बोलता है, किसी बच्चे का कैसा ही पहनावा है, किसी का कैसा भी कल्चर है, तो अलग अलग संस्कृति से बच्चे आए होते हैं कक्षा में। ऐसा नहीं कि एक ही संस्कृति या एक ही कल्चर या एक ही समाज के बच्चे हों। तो ये प्रश्न भी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं। बिल्कुल, हमें ऐसा इग्नोर नहीं करना पड़ता कि कोई भी बच्चा हमें कुछ भी फीलिंग्स है, कुछ भी पूछ रहा है, हम उसे बता नहीं रहे हैं। कोई बच्चा अगर नाराज होकर बैठा है तो हम उसको पूछ नहीं रहे हैं उसका कारण क्या है। तो हमें जो अध्यापिका होती है उसे सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली। तो ये प्रश्न भी सही हो जाएगा। बच्चा अलग अलग समुदाय से, संस्कृति से आए हैं, किसी का जीने का ढंग या चलने का, बोलने का किसी भी तरीके का है, तो हमें सबको क्या देना है?
महत्वता देनी है। डी क्या कह रहा है, कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। ये इतना कोई जरूरी नहीं है कि कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था क्या है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन में अगर डी है तो देखते हैं, फिर ये तीनों तो होने ही चाहिए। तो इसके कूट, हाँ अगला प्रश्न है, ये है इसके कूट। तो ए बी सी तो उसके सही थे, लेकिन यहाँ डी है, इसमें भी डी है और बाकी के नहीं है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। हम एक बार ये भी देख लें कि उसमें ऑप्शन में दिया क्या है। जो सबसे ज़्यादा सही है वो ऑप्शन में है, जो कम सही है वो नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे, जो ज़्यादा सही है उनको रखेंगे। तो एक बार हम कूट में देख कर चलें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है, क्या है। हम जो ईवीएस पढ़ाते हैं प्राइमरी स्तर पर, वो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट क्या होता है, किसके लिए पढ़ाते हैं। तो देखते हैं एक बार, ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। यहाँ क्या आ गया, अन्वेषण, खोज और अवसर देना। तो ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ क्या आ गया, परिभाषाएं, तो ये परिभाषा से ही देख के आप नेगेटिव मान लें। लेकिन अभी आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना। ठीक है, शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो, जहाँ पर टीचर अपनी मतलब जानकारी खोज करके लाया है, कोई भी चीज़ें किसी के बारे में, पेड़ पौधे, खाना, भोजन, तो उसके बारे में अगर अध्यापक बताएगा तो बच्चे इतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अब बच्चों से कहें कि अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने घर मतलब घर परिवार के पास में जो पेड़ पौधे खड़े हैं, खाना है, कोई भी खाना किस तरीके से सड़ रहा है, तो किसी भी चीज़ की जानकारी के बारे में जब बच्चों से खुद कहते हैं कि आप इस चीज़ को खोज करके लाओ, आप हमें बताओ, तो बच्चे स्वयं अपने हाथों से करते हैं क्रियाकलाप करके, तो वहाँ बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो हमेशा उसी प्रश्न को हमें सही मानना है जहाँ पर अन्वेषण हो, जहाँ बच्चे खुद करके सीखें। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। अगला है 81, ईवीएस की पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। परिवार एवं मित्र क्या है, ये थीम है या उप थीम है। दो होती हैं, एक थीम होती है, एक उप थीम है। तो ये जो परिवार एवं मित्र है, इसका सही जवाब क्या है, थीम। ये उप थीम नहीं है, इसकी 4 थीमें और हैं परिवार एवं मित्र की। तो ये परिवार एवं मित्र क्या है, ये थीम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हों। हाँ, सही है ये प्रश्न। अगला देखते हैं, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया गया हो, न दिया जाए, तो ये गलत है। बच्चों के अनुभव तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत आगे मतलब उनकी कुशलताओं में काम आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके अनुभवों को अनदेखा किया जाए, उनको महत्व न दिया जाए। चौथा है, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो ऐसा भी नहीं। जो सबसे अच्छा इसमें जवाब है ऑप्शन है, वो विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव, बच्चों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों को विद्यालय के अनुभवों से जोड़ा जाए, संबंधित हो या फिर उनसे जोड़ा जाए। बच्चों के जो अनुभव हैं उनको स्कूल से जोड़ा जाए या विद्यालयों के अनुभवों से जोड़ा जाए। तो ऐसे ऑप्शन सही होते हैं और इसका राइट ऑप्शन है ए। 83 है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बाद प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु क्या विचार विमर्श होने चाहिए, या क्रियाकलापों की सूची बनाना, या क्रियाकलापों के चरण याद करना। नहीं, क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, पुनरावृत्ति करना। तो ऐसे ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो क्या होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बच्चों और अध्यापक में विचार विमर्श होना चाहिए।
अगला है 84, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि, मतलब जो ईवीएस की क्लास होती है उसमें बच्चों को समूह में बिठा के चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए जो बिठाया जाता है, क्यों बिठाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, यह विद्यार्थियों से सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, सही है, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। फिर क्या है, अगला देखते हैं इसमें। विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। क्या ऐसा केवल शब्द आ गया तो आप इसको जैसे आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो कुछ ऐसे टैग पॉइंट होते हैं जिनको आप देख लीजिए और वहाँ से भी आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। केवल शब्द है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बच्चों को समूह में ही बैठाया जाए, उनसे क्रियाकलाप करने के लिए, स्वयं करने के लिए न कहा जाए, तो ये भी गलत होगा। केवल नहीं, कोई भी काम केवल से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वो इसमें सुधार लाती है अगर बच्चे समूह में बैठ के सीखते हैं तो। अगला प्रश्न देखते हैं 85, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? स्मरण, कथन, वर्णन या वर्गीकरण? स्मरण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वर्गीकरण। निम्नलिखित में से ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है तो वो करता है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है 86, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। सही बात है, हर शिक्षक को जानना चाहिए कि विद्यार्थी किस समाज सांस्कृतिक की पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरा है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहला ऑप्शन है। चौथा था विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। नहीं, ये सबसे बाद में आता है। हमें हमेशा इस तरीके का प्रश्न लगाना है कि बच्चों को महत्वता देनी है, बच्चे किस समाज से आ रहा है, किस संस्कृति से आ रहा है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। अगला है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कैसे हम प्राइमरी के बच्चों की ईवीएस पढ़ा सकते हैं? व्याख्यान एवं विचार विमर्श। यहाँ पर विचार विमर्श तो सही भी था लेकिन यह व्याख्या आ गई तो इसलिए ये गलत हो गया। मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान एवं प्रदर्शन, व्याख्या करें और प्रदर्शित करें कि इस तरीके से ये सारी चीज़ होती है। ऐसे हो सकता है नहीं। विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, जैसे हमने बच्चों को ईवीएस पढ़ा दी उसके बाद फिर बच्चों से हम प्रश्न करें और बच्चे हमें उत्तर दें या फिर बच्चे हमसे प्रश्न करें, एक दूसरे से हम प्रश्नोत्तरी करें, तो इस तरीके से ईवीएस को पढ़ाना प्राइमरी क्लास में बहुत अच्छा माना गया है। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों।